हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका नेमी सर। तो जैसे कि अपन क्लास 10th का लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे उसी का लेक्चर नंबर सेकेंड। तो आज का जो अपना टॉपिक है क्लास 10th लेक्चर सेकेंड, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको समझने के लिए अगर यहाँ पर अपन देखें, लेट्स सपोज कोई भी यहाँ पे चार्ज प्लेस कर रखा है जिसको अपन नाम दे सकते हैं सोर्स चार्ज। इसके चारों ओर एक ऐसा फील्ड जनरेट हो जाएगा जिसके अंदर कोई अगर दूसरा चार्ज आता है, अनदर चार्ज अगर वहां पे आता है, तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो ये जो चारों ओर बना रखा है, इसको बोल सकते हैं रीजन ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू और रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस। उसका रीजन है इन्फ्लुएंस करने का, उसको अपन ने यहाँ पे ड्रॉ करा है। अब यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, अब कहाँ पे रखा हुआ, तो उसकी पोजीशन डिफाइन की जाती है हमेशा इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे कोई भी चार्ज रखा हुआ है, उसको पॉइंट ए तक अपने को क्या करना है, मूव कराना है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पॉइंट ए जो है उस इन्फ्लुएंस के अंदर है। इन्फ्लुएंस किसका है, चार्ज कैपिटल क्यू का, और मूव करवाना है स्मॉल क्यू को। तो इस चार्ज क्यू को इन्फिनिटी से ए तक मूव करवाने के लिए अपने को कुछ वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क जो होता है इसकी कैलकुलेशन में यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी का मतलब होता है जो इसको यहां से यहां तक मूव करवा रहा है। अब इसको यहां से यहां तक मूव करवाने के लिए कुछ फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। तो यहां से यहां तक मूव करवाने में जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, वही इस पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। So at a point is the work done by external agency in moving unit positive charge. What is the meaning of unit positive? Its value should be 1 coulomb. Unit means 1 coulomb and nature should be positive. So positive nature होगा, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन की अगेंस्ट में आपको इसको मूव करवाना है, तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। So electric potential is known as given as work done per unit charge डिफाइंड एज W अपॉन Q। सो यहाँ पर ऐसा यूनिट की बात करें, W की होती है जूल, Q की होती है कूलम, इसी को बोला जाता है वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है जो आपको ध्यान रखनी है, जूल अपॉन कूलम को बोला जाता है वोल्ट। स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद V की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पोटेंशियल कहने का मतलब 10 वोल्ट भी हो सकता है, इट में बी -10 वोल्ट और इट में बी 0। सो ये आपको ध्यान रखना है कि पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों केसेस में हो सकता है। ऐसा क्यों होता है कि पोटेंशियल नेगेटिव कैसे हो सकता है। पोटेंशियल नेगेटिव होगा जब वर्क डन नेगेटिव होगा, और ये आप कंडीशन पढ़ चुके हैं कि वर्क डन भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकता है। इसलिए पोटेंशियल की वैल्यू भी नेगेटिव पॉसिबल है। ऐसा यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो हो गई वोल्ट। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन, तो जैसे फॉर्मूले पे अगर अपन चले तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q था। तो वर्क डन की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 जूल रख दी जाए, इसकी वैल्यू 1 रखी, इसकी वैल्यू 1 रखी, तो ऑब्वियसली ये 1 आएगा। वर्क डन कितना हो जाए 1 जूल, चार्ज कितना हो जाए 1 कूलम। So electric potential at a point will be of 1 volt if अगर 1 जूल वर्क किया जाता है किसी भी पॉजिटिव चार्ज को जिसकी की वैल्यू है 1 कूलम, उसको मूव करने में। किसी भी 1 कूलम के चार्ज को मूव करने में अगर 1 जूल का वर्क करना पड़े, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट। अगला टॉपिक आता है, अगला पॉइंट है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का होता है, ये चीज समझ आ गई। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, लेट्स सपोज ही चार्ज क्यू है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट आपको दे दिए,
पॉइंट बी पे कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, उसको डिस्प्लेस करा के पॉइंट ए तक लेके आना है। तो जब बी पॉइंट वाले चार्ज को ए पे जब लेके आएंगे तो इस बार इंफिनिटी से उठा के नहीं लाना, इस बार बी से ए की तरफ मूव करना है। तो पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो वीबी है, मान लीजिए पॉइंट ए का पोटेंशियल वीए है। पहले इनिशियली इंफिनिटी से ही लाना पड़ेगा इसको, तो इंफिनिटी से जब बी तक लेके आए तभी तो बी पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज, तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया वीबी। अब ए पॉइंट है तो वहां हो गया वीए, वहां का पोटेंशियल मान लीजिए वीए। अब यहां से यहां तक लाएंगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा, ये वीबी है ये वीए है, इसी पोटेंशियल के डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB क्या हो जाएगा, वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम B टू A अपॉन चार्ज। फॉर्मूला तो यही होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। सो WB अपॉन Q, और ऐसा यूनिट इसकी सेम रहेगी वोल्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में अब इस चार्जेस का फ्लो कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी वायर है या कोई भी कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्री होते हैं, वही कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। पॉजिटिव आयंस आर इमोबाइल साइन, इमोबाइल का मतलब होता हो जो एक जगह रुके हुए रहते हैं। फ्लो कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए पूरी इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा बात की जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। मान लीजिए मेटल वायर है, कोई भी वायर के टुकड़े की बात करते हैं, छोटा सा पीस है, इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, स्टार्टिंग में जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है। स्टार्टिंग में कैसा मोशन रहेगा, रैंडम मोशन। अब इस मोशन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए अपनी को जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। सो यहाँ पर जो ये V लिखा हुआ है, ये आपको सिंबल दिख रहा है, इस सिंबल को बोला जाता है सेल। और ये जो बड़ी वाली लाइन है दिस वन, इट इज नोन एज हाई पोटेंशियल। बड़ी वाली जो लाइन है वो हाई पोटेंशियल को डिनोट करती है, और छोटी वाली जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगी लो पोटेंशियल को। अब ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, मतलब 2 पॉइंट है यहाँ पर। 2 पॉइंट होने का मतलब V यहाँ पर क्या हो गया, V हो गया यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस। So V is the potential difference between the terminals of wire। जो ऊपर वायर कनेक्ट है उन दोनों के टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। कहने का मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा V वोल्ट होगा। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं 5 वोल्ट लेता हूं तो कहने का मतलब अगर इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया 5 वोल्ट, तो आप खुद चेक कर सकते हैं इसका पोटेंशियल कितना होगा, ऑब्वियसली 0 वोल्ट। क्योंकि इसका 5 है इसका 0 है, तभी तो दोनों का डिफरेंस 5 वोल्ट आएगा। और यही बैटरी या सेल यहाँ पे करता है, वो प्रोवाइड कराता है हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स। आपने यहां अगर V लिया तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा V और इसका पोटेंशियल हो गया 0। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए 5 वोल्ट लिया, नहीं मेरे को तो इसका पोटेंशियल लेना है 10 वोल्ट, सो इसका कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। ये हायर पोटेंशियल पे हुआ, ये लोअर पोटेंशियल पे हुआ। ये अपन बात करें इस टर्मिनल से जो भी कनेक्ट होगा वो हमेशा हायर पोटेंशियल पे होगा, यहां से जो भी कनेक्ट होगा वो लोअर पोटेंशियल से होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, यूं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कुछ यूं हुआ कंडक्टिंग वायर के अंदर। अब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई थी इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी की जो डिस्कवरी थी, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी फिनोमिना थे उनकी बात पहले ही की जा चुकी थी। और उस टाइम ये माना जाता था कि जो करंट का फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा वो हमेशा
हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा, करंट जो फ्लो करेगी हमेशा हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगी। इसका मतलब करंट का फ्लो हमेशा ये होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सो करंट यूं फ्लो करेगी और चार्ज ऐसे फ्लो कर रहे हैं। आपको यही ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा करंट के फ्लो के अपोजिट होता है। फ्लो ऑफ करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। करंट फ्लो करेंगे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, अपन दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, लो टू हाई पोटेंशियल। सो कहने का मतलब किसी भी कंडक्टर में चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है वो हमेशा होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको डिनोट किया जाता है आई से। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, कोई भी आपने वायर लिया, लेट सपोज इसके अपन यूनिट क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सिलेंड्रिकल शेप आपको दिख रही है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मान लीजिए ऐसे कुछ हो रहा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अपन लेंगे इस सर्किल को। इस सर्किल का जो एरिया होगा वो कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ना कि इस पूरे सिलेंडर का एरिया। सो यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने लिया, इससे कितने नंबर ऑफ, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। सो यहाँ पे जो लिखा हुआ है रेट ऑफ फ्लो, इसका मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में, ये एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आपने बोला कि चार्ज, सिंपल सी बात है, रेट ऑफ फ्लो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। सो अमाउंट ऑफ नेट चार्ज अपॉन टाइम, अमाउंट ऑफ नेट चार्ज यहां से मान लिया कि कैपिटल क्यू चार्ज निकल रहा है, टाइम लगा उसको टी, तो आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अब यहाँ पर क्यू क्या है, क्यू है यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज, वो आप पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम इज करंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखना है, करंट जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, ऐसा क्यों होता है। बाय द वे करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी इसको स्केलर बोला जाता है। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन समझते हैं। यहां पे मान लीजिए कोई भी वायर दे रखा है, यहां पे करंट फ्लो कर रही है 4 एम्पियर, आपको बोला जाए यहां से करंट कर रही है 1 एम्पियर, तो यहां से कितनी करंट फ्लो करेगी, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितनी बची, तो x इक्वल्स टू आ गया 3 एम्पियर। तो कहने का मतलब ये होता है कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती है और उसके साथ हमेशा वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन क्या होता है। अभी आप इतना सा याद रखिए कि जब भी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना होता है तो वेक्टर एडिशन यूज किया जाता है, और जब भी स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करना हो तो हमेशा नॉर्मल अलजेब्रिक सम यूज किया जाता है। यहाँ पे आपने कौन सा करा, अलजेब्रिक सम, 1 + 3 = 4, तो नॉर्मल अलजेब्रिक सम करा। बाय द वे करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो ध्यान रखना है खाली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के साथ साथ हमेशा उसका सम कैसा हो रहा है इस पे भी चीजें डिपेंड करती है। तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट होगी इसकी कूलम अपॉन सेकंड मींस एम्पियर। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन में कभी ये एम्पियर में गिवन नहीं होगा, उसकी अदर यूनिट्स में गिवन होगा। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में आ गया 1 मिली एम्पियर, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ गया मिली एम्पियर, दिस इज नोन एज मिली एम्पियर। सो मिली एम्पियर इज 10⁻³ एम्पियर। ऐसा लिखा हुआ आ गया म्यू ए, म्यू ए का मतलब होता है माइक्रो एम्पियर, म्यू ए का मतलब होता है माइक्रो एम्पियर, इट इज 10⁻⁻6 एम्पियर। सो आपको ऐसे कन्वर्ट करना है, इनको ध्यान रखिए चीजें।
अब यहाँ पर I इक्वल टू क्यू अपॉन टी एक फॉर्मूला बन रहा है, इस फॉर्मूले को और भी अपन आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, Q इक्वल टू एन अपन ने पढ़ा है, तो I का एक और फॉर्मूला बनता है I इक्वल टू एन अपॉन टी, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E is the charge on one electron and T is the time. अब यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड्स के अंदर कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताइए, तो 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर मैं 1 रख दूं, इसकी वैल्यू भी 1 रख दूं, इसकी भी वैल्यू 1 रख दूं, मींस 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड तक फ्लो करे तो करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर. If 1 coulomb of charge is flowing through any given cross sectional area in 1 second, then amount of current will be known as 1 ampere. कितनी करंट फ्लो करेगी, 1 एम्पियर की करंट उसमें फ्लो करेगी. अब ये एक स्पेशल चीज है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं एमीटर. वो किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट क्या होता है, सर्किट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक यही है अपने इलेक्ट्रिक सर्किट का. तो सर्किट के अंदर किसी भी सर्किट में अगर अपने को इलेक्ट्रिक करंट मेजर करनी है कि कितना अमाउंट है, कितनी वैल्यू है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और 10 एम्पियर, तो इसके लिए अपन यूज करते हैं एमीटर. अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट. सो इलेक्ट्रिक करंट का अपन ने समझ लिया, किसी भी मेटल वायर से चार्जेस का फ्लो करना पर यूनिट टाइम, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट. अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट, जैसे कि सेल हुआ, बैटरी हुई, स्विच हुआ, रियोस्टेट हुआ, इन सब चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे आगे. रियोस्टेट क्या होता है, रेसिस्टेंस हुए, ये सब किसी भी सर्किट में, किसी भी क्लोज्ड पाथ के अंदर, ये यहाँ पे नाम लिखा हुआ दिख रहा है आपको, किसी भी क्लोज्ड पाथ में अगर अपन वायर्स के थ्रू उनको कनेक्ट कर दें तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट की इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि पाथ शुड बी क्लोज. अब इलेक्ट्रिक सर्किट दो हो सकते हैं भाई, एक तो ये हो कि वो ओपन हो, कनेक्ट ना हो पूरा, और दूसरा वो क्लोज हो. तो ये हो गया ओपन सर्किट, ये हो गया क्लोज सर्किट. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, तो करंट कितनी फ्लो करेगी, 0. हमेशा ध्यान रखिए कि करंट का फ्लो मान लीजिए यहां से हो रहा है, यहां आके डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे करंट आके इकट्ठा हो जाएगा. ऐसे नहीं नीचे बकेट रख दी हो मैंने और बकेट में आके इकट्ठा होता जाए, ऐसा कुछ नहीं होता. सो ये चार्ज आगे यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे 0. यहाँ पे इजीली फ्लो कर सकती है, तो करंट विल बी मैक्सिमम. ये कोई एग्जांपल है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का. तो ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं, ये है वायर, ये हो गया आपका रेसिस्टर. V मतलब यहां पर आपने ये मान लीजिए सेल है, आपका सेल प्रोवाइड किया है आपने. K का मतलब होता है की और स्विच. RH का मतलब होता है रियोस्टेट. तो इस कॉम्बिनेशन से सर्किट बना हुआ है. की या स्विच को वैसे यूं रिप्रेजेंट किया जाता है. अगर अपन बात करें स्विच की, तो घरों में जैसे स्विच लगे हुए, ये हो गया स्विच. कौन सी कंडीशन में है अभी, ऑन, सॉरी अभी ऑन है. ये जैसे टैप करेंगे नीचे टच होने पे ये होता है ऑन. अगर अपन इसको यूं बनाए तो ये हो जाता है ऑफ. तो ये स्विच की कंडीशन होती है, तो वो भी आप यहाँ लगा सकते हैं. की बात करें तो की जैसे यू बनी है, बीच में डॉट लगा हुआ है, तो की यहाँ पर क्या है, ऑन है. और अगर कुछ नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है कि अभी ऑफ है. तो कभी भी सर्किट डायग्राम बनाए तो डॉट लगाने की मतलब ऑफ हो, ऑन हो गया, और डॉट अगर हटा दिया तो इसका मतलब हो गया ऑफ. स्विच अगर नीचे टैप कर रखा है, ऐसे दबा रखा है इसको, तो ऑन हो गया. अगर कोई भी कनेक्शन नहीं है दोनों प्लेट्स के बीच में, तो स्विच ऑफ हो गया. सो यहां से करंट फ्लो करेगी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इस पूरे सर्किट में ये फ्लो करती जाएगी. अगर ये ऑफ है तब फ्लो नहीं करेगी, ऑन है तो फ्लो करेगी. सो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट. अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होने वाले कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की. उनका यूज क्या है, उनका सिंबल्स क्या होते हैं. जैसे कि आप टेबल देख पा रहे हैं, नेम, सिंबल एंड रिमार्क्स. सबसे पहले आता है सेल. इसको दूसरे नाम से इलेक्ट्रिक सेल भी बोला जाता है. तो सेल क्या करता है, सेल इज ए डिवाइस
जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सो केमिकल से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने का मतलब उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करेगा और वो अपने जो भी सर्किट है उसको ऑन करने के काम में आएगा या इनिशिएट करने के काम में आएगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया, जब तक आप सेल या बैटरी कनेक्ट नहीं करोगे या कोई भी पावर सप्लाई कनेक्ट नहीं करोगे उसको सप्लाई के लिए सोर्स नहीं मिलेगा। सो इट यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक एनर्जी और सप्लाई टू द सर्किट। अगर यहाँ पर जैसे कि अपन बात कर चुकी हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, बैटरी बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक सेल कनेक्ट करा, यहाँ दूसरा सेल कनेक्ट करा, तो इनको कंबाइन करने के लिए फिर ऐसा सिंबल यूज किया जाता है हायर लोअर हायर लोअर। ऐसे ही मान लीजिए एक और हायर लोअर कर दिया, आपसे पूछ लिया कितने सेल है, तो 3 सेल्स आर देयर, एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा नेगेटिव, ऐसे कितने टर्मिनल से टोटल 6, 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव, टोटल सेल कितने हो गए आपके पास 3। थर्ड आता है की या स्विच, बात कर चुके, ये सिंबल होते हैं दोनों के, इलेक्ट्रिक सप्लाई को कंट्रोल करने के काम में आते हैं, ऑन करना है ऑफ करना है। कनेक्टिंग वायर्स, जो वायर्स होते हैं बेसिकली जनरली कॉपर के बने हुए वायर्स होते हैं, जैसे अपन घरों में यूज करते हैं कॉपर, तो कॉपर इज ए कंडक्टर जिसका रेसिस्टेंस या जिसके अंदर करंट जो फ्लो होती है वो मैक्सिमम फ्लो होती है, तो ये वायर्स है। ऐसे अगर आपस में एक दूसरे को प्लस के साइन में ज्वाइन कर दे तो दोनों आपस में टच कर रहे हैं, दिस इज नोन एज जॉइंट वायर। और हो सकता है इसको ऊपर से निकाला हो, ऊपर से जंप करके निकाल दिया, दीज आर नॉट जॉइंट। अगला आता है रेसिस्टर, दिस इज द सिंबल ऑफ रेसिस्टर। जैसे स्पीड ब्रेकर होता है, तो स्पीड ब्रेकर क्या करता है, व्हीकल के जो मोशन को है या फ्लो को है उसको कम करता है, ऑब्स्टिकल प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन या अपोजिशन जो प्रोवाइड करेगा, ऐसे कंपोनेंट को अपन बोलेंगे रेसिस्टर। और इस प्रॉपर्टी जो प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। अगला है वेरिएबल रेसिस्टर, कहने का मतलब ये जो है ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देता है, इसके अंदर रेसिस्टेंस की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। बट इसमें बात करें तो ये वेरिएबल रेसिस्टर होता है जिसकी हेल्प से अपन रेसिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। अगला आता है वोल्टमीटर, एक ऐसी डिवाइस है जो दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करती है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आया मतलब दो टर्मिनल्स के बीच में उसको लगाना होता है। अगला है आपका एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के काम में आता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ये टॉपिक जो है आपका बोर्ड्स लेवल पे, एमपीएससी लेवल पे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। सो इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, समझना चाहिए आपको। सो ओम्स लॉ क्या होता है, सो साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज साइमन ओम। उस नाम के साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया कि किसी भी कंडक्टर, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी कंडक्टर है, वायर की बात करते हैं, इसमें से फ्लो करने वाली करंट, लेट्स सपोज आई करंट फ्लो कर रही है, तो इसमें से फ्लो होने वाली करंट इसके दोनों टर्मिनल्स पे लगाए गए वोल्टमीटर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और एमीटर हमेशा करंट मेजर करता है। तो जितनी ज्यादा इसमें करंट होगी उतना ही ज्यादा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया गया। सो उन्होंने ये बताया कि किसी भी कंडक्टर में फ्लो करने वाली करंट हमेशा प्रोपोर्शनल होगी उसके दोनों एंड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के, प्रोवाइडेड दैट कंडीशन ये है कि फिजिकल जितनी भी कंडीशंस होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो सब कुछ सेम होना चाहिए, वो सब कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। तो आई प्रोपोर्शनल होता है V के। सो यहाँ पर आई प्रोपोर्शनल टू V। अब फिजिक्स के अंदर प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करना होता है, नया कांस्टेंट यहाँ पर आया R, वेयर R इज नोन एज रेसिस्टेंस, या इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज नोन एज रेसिस्टेंस। अब यहाँ पर जो V एंड I है, ध्यान रखेंगे आप, V और I दोनों ही R पे डिपेंड करते हैं, V और I दोनों R पे डिपेंड करते हैं, बट R की वैल्यू V एंड I पे डिपेंड नहीं करती। R कभी भी V और I पे डिपेंड नहीं करेगा, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया है, बट V एंड I बोथ डिपेंड्स ऑन R। एक इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब रेसिस्टेंस होता क्या है, रेसिस्टेंस का मतलब जैसे अपन पहले बात कर चुके हैं, स्पीड ब्रेकर की तरह वर्क करेगा।
मोशन फ्लो को कम करता है, तो वैसे ही करंट के फ्लो में जो ऑब्स्टिकल प्रोवाइड करता है उसको अपन बोलते हैं रेसिस्टेंस, और उस कंपोनेंट का नाम है रेसिस्टर। इसकी एसआई यूनिट की अगर बात करें तो यहां से फॉर्मूला आया R इक्वल्स टू V अपॉन आई, इट बिकम्स वोल्ट अपॉन एम्पियर। वोल्ट अपॉन एम्पियर को लिखा जाता है ओम, एक स्पेशल सिंबल इसके लिए बनाया जाता है जिसे नोन एज ओम। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहां से अपन चेक कर सकते हैं I इक्वल्स टू V अपॉन R। अगर वोल्टेज आपका कांस्टेंट है, पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है, सो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के। I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के। R की वैल्यू अगर ग्रेटर हुई तो I की वैल्यू कम हो जाएगी। कहने का मतलब किसी भी सर्किट में करंट अगर मैक्सिमम है, रेसिस्टेंस मिनिमम होगा, और करंट अगर मिनिमम है तो रेसिस्टेंस मैक्सिमम होगा। फॉर एग्जांपल एक कॉपर वायर लिया, उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है क्योंकि उसका रेसिस्टेंस बहुत मिनिमम है। बट अगर वुड की बात करें तो वुड के अंदर करंट फ्लो नहीं करती क्योंकि उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इससे अपन समझ सकते हैं कि ओम लॉ कितना एप्लीकेबल होता है किन्हीं भी मेटेलिक कंडक्टर्स, किन्हीं भी वायर्स के अंदर और किन्हीं भी इंसुलेटर्स के अंदर। तो जैसा कि अपन ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू आई आर। मान लीजिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है V वर्सेस I में, तो पहले मान लेते हैं V यहाँ पर है, I यहाँ पर है। दूसरी कंडीशन में बोल दिया V इस एक्सिस पर है, I यहाँ पर है। तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ जब ड्रॉ किया जाता है, तो जैसे कि आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो ये कौन सी एक्सिस है, यहाँ पर ये y एक्सिस पर है, I कौन से एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है। तो इन दोनों के बीच में एक कंटिन्यूअस रिलेशन है। तो इस वजह से इसका जो ग्राफ आता है वो आता है स्ट्रेट लाइन जो कि पास कर रही है ओरिजिन से। अब I वर्सेज V, I इधर ले लो चाहे V इधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ग्राफ एज इट इज सेम बन रहा है। बट जिस चीज का फर्क पड़ रहा है वो होता है स्लोप, स्लोप ऑफ कर्व। इस कर्व का स्लोप क्या होगा? तो जैसे कि स्लोप की आप बात कर चुके हैं पहले भी, स्लोप को रिप्रेजेंट किया जाता है टेन थीटा से। सो यहां पर जो थीटा होगा, जो एंगल होगा, वो एंगल हमेशा एंगल एंगल हमेशा मेजर करना होता है अपने को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये यहां पर हो गया आपका स्लोप। में बोल सकता हूं कि मैं अगर यहाँ थीटा लिखूं तो मेरे को टेन थीटा निकालना पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल को आप कंप्लीट कर दीजिए। तो ये अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि टेन थीटा कितना, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर, ये वैल्यू होगी परपेंडिकुलर, लेट्स सपोज दिस इज v, और ये हो गई इसका बेस, तो ये हुआ i। तो टेन थीटा होगा v अपॉन i। इस फॉर्मूले से बात करें तो यहां से r कितना आएगा, v बाई आई। तो यहां से v बाई आ रहा है r के इक्वल, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हुआ इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो दोनों इक्वेशन से अपन क्या बोल सकते हैं, r इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा को अपन ने नाम दिया था स्लोप। अगर अपन ने I को तो लिया x एक्सिस पर, वोल्टेज को लिया y एक्सिस पर, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वैल्यू बताएगा उस रेसिस्टेंस की। मान लीजिए आपने यहाँ v ले लिया हो, तो वापस ये एंगल हो गया थीटा, इस ट्रायंगल को कंप्लीट करा, ये हुआ परपेंडिकुलर I, ये हुआ इसका बेस v। यहाँ पर अगर टेन थीटा निकालना हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा यहां से आया I अपॉन v, और यहां से अपने को पता है v बाई आई क्या होता है, r के इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3 क्या बोल सकते हैं अपन, ये कर सकते हैं, इसको जस्ट रिवर्स कर दिया तो 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल्स टू हो गया किसके, r के। टेन थीटा बिकम्स 1 अपॉन r, और इसी टेन थीटा को बोला जाता है स्लोप। तो स्लोप हो गया आपका 1 बाई r के इक्वल। तो जब ग्राफ में I जो है करंट x एक्सिस पे ली जाती है, तब तो डायरेक्ट उस ग्राफ का स्लोप ही रेसिस्टेंस की वैल्यू देता है। बट अगर अपन ने इसको वोल्टेज एक्सिस को ले लिया x एक्सिस पर,
तो जो रिवर्स होगा रेसिस्टेंस का, जो रिवर्स होगा 1/r इनवर्स, तो वो वैल्यू देगा स्लोप की। ध्यान रखिए आप ये चीज। इसलिए यहां पर जो r है उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। कोई भी गिवन अगर vi ग्राफ है उसके स्लोप से अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब है आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, या अपन बोल सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, इस नाम से भी पूछा जाता है, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ या एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ ओम्स लॉ। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ लिया, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के। तो यहाँ पर आपको बैटरी दिख रही है कि ये हो गया रियोस्टेट, इसको बोलते हैं एमीटर, ये हो गया वोल्ट मीटर, और ये है आपका रेसिस्टेंस। तो जैसे कि अपने को पता है एमीटर जो होता है वो मेजर करता है करंट को, आई की वैल्यू को मेजर करता है, और वोल्ट मीटर जो होता है वो मेजर करता है वोल्टेज को। तो यहाँ पर ए और वी का मतलब ये है। ध्यान रखिए हमेशा एमीटर जो होता है वो हमेशा सीरीज में लगता है और ये लगता है पैरेलल में। ये सीरीज में लगता है, ये पैरेलल में लगेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए दो टर्मिनल्स की जरूरत होती है, तो वो पैरेलल में ही पॉसिबल होता है। सीरीज पैरेलल क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में। सो ये सीरीज में लगा है कंटिन्यूअस पाथ, ये पैरेलल लगा है दोनों एंड यहाँ पर। अब इसमें वेरिफिकेशन आपको करना है, तो सबसे पहले क्या करा, आरएच की कोई वैल्यू अपन ने फिक्स कर ली। ठीक है, आरएच की कोई वैल्यू फिक्स कर ली, की को ऑन करा, यहां से सप्लाई दे रहे हैं कोई सी भी सप्लाई, यहां से करंट फ्लो होने के बाद इस रेसिस्टेंस में से जाएगी। अब रेसिस्टेंस में से जैसे ही करंट गई है, यहां से जितनी करंट फ्लो कर रही है वो कौन मेजर कर लेगा, एमीटर, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो मेजर कर लेगा वोल्ट मीटर। अपने को क्या करना है, अपने को एक टेबल बनानी है जिसमें अपन वैल्यूज नोट करेंगे किस किस की, V और I की। V और I की वैल्यू अपन नोट करेंगे। मान लीजिए पहले अपन इसको फिक्स करा, यहां से कुछ करंट गई यहां से रेसिस्टेंस के अंदर से, मान लीजिए यहां पर करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर। करंट की वैल्यू जब 1 एम्पियर है तो अपन ने यहां पर देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 2 वोल्ट। ये इंस्ट्रूमेंट्स है जो शो करते हैं करंट और वोल्टेज की वैल्यू को। उसके बाद करंट की वैल्यू को चेंज करके कर दिया 2 एम्पियर, करंट की वैल्यू को चेंज करके कर दिया 2 एम्पियर। सो यहां पर आपका आ जाता है, मान लीजिए यहां आ गया 4 वोल्ट। उसके बाद आपने करंट की वैल्यू को चेंज किया 3 एम्पियर, तो वोल्टेज की वैल्यू आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, उनकी ये वैल्यूज है। उसके बाद आप ऐसे करते गए और लास्ट में आपने ग्राफ ड्रॉ करके देखा किस किस का, V वर्सेज I का। तो जब आप V वर्सेज I का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे को यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिल रही है, और इसी स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब हुआ कि अपन ने जो ओम्स लॉ का जो ग्राफ बनाया था वो बिल्कुल करेक्ट है। और इस लाइन का स्लोप क्या बताता है, रेसिस्टेंस की वैल्यू। इस लाइन का स्लोप बताता है रेसिस्टेंस की वैल्यू। कैसे बताएगा, अगर मैंने यहां पर ले लिया I, यहां पर लिया है V, I की वैल्यू है यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 एम्पियर, ये सारी I की वैल्यूज है। V की वैल्यू यहाँ है 2 वोल्ट, यहाँ है 4, यहाँ है 6, यहाँ 8। अपन ने इस ट्रायंगल को लिया, लेट सपोज दिस वन। तो इस ट्रायंगल में अगर यहाँ देखे तो ये एंगल हो गया थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, tan थीटा निकाल लीजिए, tan थीटा मतलब स्लोप, और स्लोप इक्वल्स टू कितना हो गया, स्लोप इक्वल tan थीटा और परपेंडिकुलर, ये वैल्यू कितनी है 6 और ये वैल्यू कितनी है 3, तो ये बन गया 6/3, कहने का मतलब 2। और VI ग्राफ में अगर I एक्सिस जो होती है, करंट जो होता है अगर X एक्सिस पर होता है तो उसका स्लोप डायरेक्ट रेसिस्टेंस की वैल्यू से दिया जाता है, तो रेसिस्टेंस यहां पर आ गया 2 ओम। तो ऐसे अपन किसी भी ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करके उस सर्किट का रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें इस वीडियो पे,
और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टे सेफ and stay home. Thank you so much for watching this.